नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी टेलिंग में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानियां। सो लेट्स स्टार्ट। रात का समय था। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो रही थी और कोहरे की चादर पूरे गांव पर बिछी हुई थी। उत्तराखंड के उस छोटे से गांव देवकुंड में अजीब सी खामोशी फैली थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे सहमे हुए थे और हर सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। देवकुंड एक ऐसा गांव था जो बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। वहां जाने के लिए सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जो जंगलों से होकर जाता था। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक चीज ने उस गांव को रहस्य का केंद्र बना दिया था। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना टूटा फूटा मकान, जिसे लोग छाया वाला घर कहते थे। कहते हैं उस घर में कोई आत्मा है, कोई औरत जिसकी परछाई अब भी रात को उस घर की खिड़की से झांकती है। कई सालों से वो मकान वीरान पड़ा था, लेकिन उसकी खामोशी में कोई चीख छिपी थी। वो चीख जो सिर्फ वही सुन सकता था जो उस मकान में प्रवेश करता। राजीव वर्मा एक पेशेवर लेखक था जो डरावनी कहानियां लिखने के लिए रियल जगहों पर जाकर रिसर्च करता था। उसका मानना था कि असली डर उन कहानियों में होता है जो सच्चाई से जुड़ी हों। जब उसे एक फोरम पर देवकुंड और उस छाया वाले मकान के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। राजीव ने बिना समय गंवाए अपना बैग पैक किया, कैमरा और रिकॉर्डर निकाला और निकल पड़ा उस रहस्यमयी गांव की ओर। वह गांव में दोपहर के समय पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वहां कोई बाहरी आदमी महीनों में नहीं आता था। जब राजीव ने मकान के बारे में पूछना शुरू किया तो गांव वाले खामोश हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी, अगर जान प्यारी है तो उस घर की तरफ न जाइए, वहां आज भी वो छाया जिंदा है। राजीव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं, डरिए मत, मैं कोई अनादर नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, उसने भी यही कहा था, वो भी नहीं लौटा। राजीव थोड़े घबराए, पर उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि डरावनी कहानियां वहीं मिलती हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। मकान गांव से थोड़ा हटकर एक पुरानी पगडंडी के पार था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, टूटे हुए गेट और जंग लगे हुए लोहे की जंजीर। जैसे ही राजीव उस घर के सामने खड़ा हुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर से होकर गुजरी। हवा में अजीब सी नमी थी और हर चीज जैसे उसे चेतावनी दे रही थी। दरवाजा बिना छुए ही खुल गया, कड़कड़ाती आवाज के साथ। अंदर घुप अंधेरा था। राजीव ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श टूटा हुआ था, दीवारों पर फफूंदी जमी थी और हर कोने में जाले लटके हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलते बालों और गीली मिट्टी की मिलीजुली बदबू। राजीव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने धीरे धीरे हर कमरे का वीडियो बनाया और बीच बीच में अपनी आवाज में नोट्स रिकॉर्ड करता रहा। मैं अभी देवकुंड के उस मकान में हूं जिसकी कहानियां मैंने सुनी थीं। यहां का माहौल बहुत अजीब है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी एक दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। राजीव चौंका। उसने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन अब वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसके रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज कैद हो गई, एक औरत की फुसफुसाहट। क्यों आया है? घबराहट के बावजूद राजीव ने आगे बढ़ना जारी रखा। ऊपर के कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के अंदर एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम रूहाना है, इस मकान की आखिरी मालिक। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं अपने बच्चे को अकेले पाल रही थी। गांव वालों ने मुझे डायन समझा और मुझे आग में जला दिया। अब मैं इस मकान से कभी बाहर नहीं जा सकी। मेरी परछाई अब भी यही है, और जो कोई भी मेरी कहानी जानने आता है उसे मैं अपना हिस्सा बना लेती हूं। राजीव की सांसें थम सी गईं। उसने डायरी को फिर से पढ़ा और हर शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। लंबी, पतली, बालों से ढकी हुई एक औरत की परछाई। राजीव की उंगलियां थरथरा रही थीं। उसकी आंखें डायरी के हर शब्द को दोबारा पढ़ना चाहती थीं,
लेकिन उसका मन उसे कमरे से बाहर भागने के लिए कह रहा था। उसने गहरी सांस ली और कैमरा फिर से ऑन किया। मैंने एक पुरानी डायरी पाई है। इसमें एक औरत, रूहाना, की आत्मा के बारे में लिखा है। शायद यही वह छाया है जिसकी बात गांव वाले करते हैं। राजीव ने घड़ी देखी। रात के 11:43 हो चुके थे। बाहर कोहरा और भी गहरा हो गया था। मकान की दीवारों से रह रहकर सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन पर नाखून रगड़ रहा हो। राजीव ने अपना स्लीपिंग बैग नीचे बिछाया और बैग से एक थर्मस निकालकर कॉफी पीने लगा। तभी एक खटाक से आवाज हुई। किचन का दरवाजा अपने आप खुल गया था। वह धीमे धीमे उस ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके रिकॉर्डर में अजीब सी स्थैतिक आवाजें आने लगीं। फिर उसे एक चिल्लाना सुनाई दिया, एक बच्चे की चीख, मां, मत जलाओ मुझे। राजीव का शरीर जमसा गया। उसने कैमरा उस तरफ घुमाया जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई पालना, क्रेडल, जो खुद ब खुद झूल रही थी। अब राजीव ने तय किया कि वो पूरी रात इसी मकान में बिताएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने ड्राइंग रूम के एक कोने में टॉर्च टिका दी और बैठ गया। घड़ी ने 12 बजाए। मकान में एक अजीब सी गूंज फैल गई। तभी थक थक थक, किसी के चलने की आवाजें, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल पास। राजीव ने देखा, ऊपर की सीढ़ियों से कोई उतर रहा था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पैर की परछाइयां। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब नहीं मिला, पर दीवार पर एक छाया उभरी, एक औरत की, जो हाथ में कुछ लिए हुए थी। राजीव ने कैमरा उठाया और चिल्लाया, मैं सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहता हूं, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। छाया दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई, बिल्कुल सामने, फिर हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। राजीव ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक मकान के एक कमरे से हंसी की आवाज आने लगी, एक बच्चे की हंसी, मासूम पर अजीब। राजीव ने डरते डरते उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक पुराना झूला पड़ा था, जिसमें बैठा एक छोटा बच्चा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत। राजीव हक्का बक्का। तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे से कहा। मां कहती हैं कि कोई हमें ढूंढने न आए। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारी मां, रूहाना। बच्चा धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखें काली हो गईं, गहरी, अंधेरी, मानो किसी और ही दुनिया की खिड़की। फिर वह गायब हो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। राजीव ने अब तय कर लिया था, वो सुबह तक यहां रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने डायरी के अगले पन्ने पढ़ने शुरू किए। एक पन्ने पर लिखा था, जिस रात मुझे जलाया गया, मैंने कसम खाई थी कि जब तक कोई मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं दिलाएगा, मेरी आत्मा इस मकान में भटकेगी। जो इस मकान में रात गुजारता है, उसकी आत्मा मेरा हिस्सा बन जाती है। राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत डायरी बंद की, पर तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरे बेटे को मत छीनो। मकान की दीवारें हिलने लगीं, लाइट्स टिमटिमाने लगीं, हर खिड़की खुद ब खुद बंद होने लगी। राजीव ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। हाँ, अब वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। दरवाजा गायब हो चुका था। राजीव के सामने अब सिर्फ एक खाली दीवार थी। वहां कुछ देर पहले तक लोहे का पुराना दरवाजा था, वही जो उसने खुद बंद किया था। उसने उस दीवार को थपथपाया, ईंट और मिट्टी का बना ठोस दीवार। नहीं, ये हो नहीं सकता, राजीव बड़बड़ाया। उसकी आवाज कंपा रही थी। फिर वह पुरानी डायरी जमीन पर गिर पड़ी। खुलते ही उसका पन्ना खुद ब खुद पलटने लगा। एक पृष्ठ पर एक नक्शा उभर आया, मकान के तहखाने का नक्शा। एक लाल बिंदु उस जगह को दर्शा रहा था जहां कुछ छिपा था। राजीव ने कैमरा उठाया और हथियार की तरह टॉर्च हाथ में ली। वह धीरे धीरे उस तहखाने की ओर बढ़ा, जिसका दरवाजा ड्राइंग रूम के पुराने कारपेट के नीचे छिपा था। वहां एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था। उसने धीरे से खोला। एक भयानक बदबू का झोंका बाहर आया, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती रही और दीवारों से सरकने की आवाजें आ रही थीं।
जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना कमरा जिसकी दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा था, तू लौट गया, अब वापस नहीं जाएगा। राजीव ने दीवार को टॉर्च से रोशन किया। वहां खून से बने हाथों के निशान थे और बीच में एक लकड़ी का पिंजरा था। राजीव उस पिंजरे की ओर बढ़ा। पिंजरे के अंदर एक चीज थी, एक गड्डी में बंधे हुए बालों का गुच्छा और एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया के चेहरे पर कीलें ठोकी हुई थीं और उसके गले में एक कागज लटका था। ये मेरी बेटी थी जिसे उन्होंने मुझसे छीन लिया। राजीव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो मेरी है, मेरी बेटी। राजीव मुड़ा। वहां रूहाना की आत्मा खड़ी थी, काली साड़ी में लिपटी, झुलसे हुए चेहरे के साथ और बाल जो जमीन तक फैल चुके थे। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें सिर्फ नफरत थी। तू क्यों आया? तू भी वही करेगा जो उन्होंने किया था? राजीव ने कांपते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रूहाना का चेहरा अचानक बदल गया। वो हवा में उठ गई और चीख मारते हुए राजीव की ओर झपटी। रूहाना की आत्मा ने राजीव की आंखों में झांककर उसका दिल पढ़ लिया। तू सच बोल रहा है, लेकिन तुझे खुद को साबित करना होगा। जा, उन्हें सामने ला जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया। राजीव की आंखों में अब भय के साथ साथ एक मिशन की झलक थी। उसने अगले दिन गांव में जाकर पुराने रिकॉर्ड ढूंढे। उसे पता चला 1968 में उस हवेली की मालकिन रूहाना पर डायन होने का आरोप लगाकर गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो एक मुस्लिम थी और गांव की जमीन पर अकेली रह गई थी। राजीव ने उन लोगों के वंशजों से संपर्क किया। कई ने इनकार किया, कई डर गए, लेकिन 2 ने माना। उनके दादा दादी ने वो काम किया था। राजीव ने पूरी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डाल दी। सच सामने था। वापस हवेली में रात के 2 बजे राजीव ने वही गुड़िया, बालों का गुच्छा और डायरी साथ रखकर तहखाने में एक छोटा पूजा जैसा सेटअप बनाया। उसने चुपचाप कहा, रूहाना, मैंने तुम्हारे साथ हुए अन्याय को सबके सामने ला दिया है। अब तुम्हें शांति मिले। धीरे धीरे हवेली का तापमान कम होने लगा। हर कोना शांत हो गया, परछाइयां गायब हो गईं। राजीव ने महसूस किया किसी ने उसका सिर सहलाया। शुक्रिया। एक मध्यम आवाज आई और फिर हवेली की दीवारों से उठती चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। 3 दिन बीत चुके थे। हवेली अब शांत थी। न चीखें, न परछाइयां और न ही वह भारीपन जो पहले हर कमरे में महसूस होता था। राजीव अब भी वहीं था। अब एक रिसर्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में। उसने जो कुछ देखा और सहा वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत थी। राजीव ने हवेली की एक एक चीज को समेटना शुरू किया। गुड़िया, डायरी, कैमरा, वो नक्शा, सब उसने एक छोटे से ट्रंक में बंद कर दिया। उसने अपने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए और कहानी वायरल हो गई। लोग उसे बहादुर, हॉन्टेड रिपोर्टर और सच्चाई सामने लाने वाला कहने लगे। लेकिन राजीव जानता था यह सिर्फ एक अंत नहीं था, शायद एक नई शुरुआत थी। एक रात जब वह अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था, स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ होने लगी। वीडियो के बीच में अचानक एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जो हवेली के तहखाने में देखा था, रूहाना। पर उसकी आंखें अब लाल थीं और चेहरा गुस्से में। झूठ मत बोल राजीव, तूने सब कुछ पूरा नहीं किया। राजीव घबरा गया। कैमरा बंद कर दिया, सिस्टम ऑफ कर दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अब तूने मेरा नाम लिया है, अब मैं तुझसे जुड़ चुकी हूं। राजीव डरते हुए दोबारा हवेली लौटा। हर कोना अब पहले से ज्यादा खामोश था, असामान्य रूप से खामोश। फर्श पर जले हुए पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने तेजी से चलकर भीतर की ओर कदम बढ़ाए हों। उसने तहखाने का दरवाजा खोला। सब कुछ जला हुआ था। पिंजरा, गुड़िया, नक्शा, सब राख बन चुके थे। और फिर उसे दीवार पर एक नई बात लिखी दिखी, तूने सच्चाई को अधूरा बताया, मैंने सबको माफ नहीं किया। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ घरों में रात के 3 बजे दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। लोग नींद में चलकर खेतों में पहुंच जाते थे। गांव के स्कूल की दीवारों पर खून से लिखा होता, उसने मुझे मारा था। राजीव को समझ में आ गया,
रूहाना की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे जलाया था उनके वंशजों को अभी भी सजा नहीं मिली थी। एक रात राजीव ने अंतिम प्रयास किया। गांव के मंदिर के सामने उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, इस आत्मा को सिर्फ तब शांति मिलेगी जब हम उसके साथ किए अन्याय को स्वीकारेंगे, सार्वजनिक रूप से। लोग चुप थे। फिर गांव की एक बुजुर्ग औरत खड़ी हुई। हमने उसकी चीखें सुनी थीं, लेकिन कुछ नहीं किया। हम सब दोषी हैं। उसके बाद गांव के कई लोग सामने आए। उस रात मंदिर में सबने एक साथ रूहाना की आत्मा के लिए प्रायश्चित किया। जब सब गांव वाले प्रार्थना में मग्न थे, हवेली में आखिरी बार एक दस्तक हुई। धीरे से 3 बार। राजीव ने सुना। परछाइयों का कोलाहल अब पूरी तरह शांत था। हवेली की खिड़की से सफेद रोशनी बाहर आई और एक सुरीली आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं। और हवेली की छत पर बैठे कौवे उड़ गए, हमेशा के लिए। राजीव अब एक प्रसिद्ध लेखक है। उसने छाया का प्रकोप नाम की एक किताब लिखी, जिसे भारत भर में सराहा गया। लेकिन उसकी अलमारी में आज भी वो ट्रंक रखा है, जिसमें जली हुई गुड़िया की राख, डायरी की कुछ अधजली पंक्तियां और कैमरे की एक आखिरी फुटेज पड़ी है। उस फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है। रूहाना की आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तू मेरी कहानी है राजीव। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसे और सच्चे डरावने वाकयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें भेजिए। शायद अगली कहानी आपकी हो। तब तक के लिए रोशनी जलती रखिए, क्योंकि अंधेरे में कभी कभी कोई देख रहा होता है।